Hello students, my name is Neha Sachdev and I am your English tutor at Step Up Academy. So first of all, I welcome you to Step Up Academy where guys learn today and late tomorrow. So with these interesting words, let's immediately begin with today's topic, which is from your main reader book. Name of the book is Hornbill and the chapter is chapter number 3 और उसकी poem है The Laburnum Top, which is written by जिसके poet है Ted Hughes. अब ये पोम क्या है, तो इसका टाइटल क्या है, लेबर्नम टॉप. तो पहले वो समझते हैं कि ये टाइटल क्या है एंड देन फर्दर वी वुड अंडरस्टैंड विद द मेन आइडिया, थीम और समरी के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करके हम इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे. सो सबसे पहले समझते हैं लेबर्नम का मतलब क्या होता है. तो लेबर्नम इज द नेम ऑफ अ ट्री. लेबर्नम आप एक पेड़ का नाम है जिसको हिंदी में अमलतास का पेड़ बोला जाता है. अब इसकी यूनिक चीज़ क्या है, ये वैसे पेड़ बाकी पेड़ों के जैसे पूरा ग्रीन रहता है, लेकिन जैसे ऑटम सीजन शुरू हो जाता है, जैसे सितंबर मंथ अप्रोच करता है, ये इसकी पूरी ये ऑटम शेड हो जाता है. ऑटम शेड का मतलब इसकी जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर से येलो कलर की हो जाती हैं और इसमें जो एक फूल आते हैं इसके बुश लाइक जो बुश में जो इसके फ्लावर्स होते हैं उनमें सीड्स होती है, वो भी फेड होने की वजह से, धूप की वजह से वो भी पक जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं और फॉल अवे हो जाती. तो ये इस टाइप का पेड़ है. और लेबर्नम जो कि ट्री है उसका रिलेशन उसके टॉप से ऐसा क्या है, उसके टॉप पे ऐसी क्या चीज है जो इस टाइटल को जस्टिफाई करता है. तो इसके टॉप पर एक गोल्डफिंच बर्ड का नेस्ट है जिसमें उसके छोटे छोटे चिक्स हैं. तो ये इंटायर पोम रिवॉल्व कर रही है अराउंड द म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन द लेबर्नम ट्री एंड अ गोल्डफिंच बर्ड. तो हम समझते हैं इतना ब्यूटीफुल रिलेशन पोएट ने इतने ब्यूटीफुल वर्ड्स के और इतने शॉर्टेस्ट तरीके से समझाया है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल. सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोम. द पोम लेबर्नम टॉप व्हिच इज रिटन बाय टेड ह्यूग्स डिस्क्राइब्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप. म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या बोला, आपसी रिलेशनशिप. अब आपका और मेरा भी म्यूचुअल रिलेशनशिप है. हम लोगों में क्या म्यूचुअल है, मैंने आपको कुछ दिया, आपने मुझे कुछ दिया. मैं आपको आपके चैप्टर्स को एक्सप्लेन करती हूँ ईजीएस्ट वे में, आपकी फ्रेंडली लैंग्वेज में और कम से कम समय में. और आपको जब चीज़ें समझ में आती हैं आप अप्रिसिएशन देते हो बाय राइटिंग इन द कमेंट्स, लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और औरों को शेयर करके. सो दिस इज द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड यू गाइज. तो ऐसे ही एक म्यूचुअल रिलेशनशिप शेयर किया जा रहा है किसके बीच में, एक लेबर्नम ट्री के बीच में जो कि बहुत ही डेंस है, बहुत ही घना है, और एक गोल्डफिंच बर्ड, गोल्ड कलर की है, गोल्डन कलर की है, येलो कलर की बर्ड है और उसके छोटे छोटे चिक्स हैं. नाउ it describes the mutual relationship between a laburnum tree which is large, beautiful, but क्वाइट स्टिल. वो कैसा है, बहुत ही शांत है, बिल्कुल स्टिल है. वो ऐसा लगता है वो डेथ लाइक साइलेंट है, उसमें कोई हलचल नहीं होती, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, बिल्कुल शांत रहता है. ऐसा लगता है वो अकेला, उसको कंपनी कोई नहीं करता, उससे कोई बातचीत नहीं करता है. एंड जो गोल्डफिंच बर्ड होती है वो भी बहुत चुलबुली सी, बहुत ही स्वीट सी, ब्यूटीफुल सी बर्ड होती है. और उसका मेजर जो उसकी क्वालिटी है वो उसकी स्पीड है, वो उसकी एब्रप्टनेस है, वो उसकी रैपिडनेस है, वो क्विक स्पॉन्टेनियस और बहुत ही अलर्ट है, जैसे कि एक लिजार्ड होती है. नाउ a goldfinch bird which is quite amusing, beautiful, but without a shelter. अब ये अकेला है और इनके पास शेल्टर नहीं है. तो ये है म्यूचुअल रिलेशन दैट द टू शेयर. पेड़ अकेला है, कंपनी चाहिए. बर्ड उसका नेस्ट है, उसके चिक्स है छोटे छोटे, रहने के लिए जगह नहीं, उसको शेल्टर चाहिए, उसको अपने नेस्ट को एक सेफ जगह पर रखना है, वो पेड़ की छाया है. सो The laburnum tree gives the house to the bird and its young chicks. तो लेबर्नम क्या देता है, उसको घर दे देता है, उसको रहने की जगह दे देता है गोल्डफिंच और उसके चिक्स को. और जो बर्ड होती है इन रिटर्न क्या दे देती है, वो उस डेथ लाइक जो ट्री था, वो जो साइलेंट, स्टिल साइलेंट जो ट्री था, उसको क्या दे देती है, उसकी साइलेंस को खत्म कर देती है और उसको लाइफ दे देती है, उसको फुल ऑफ लाइफ बना देती है. सो दिस इज ऑल
all about the mutual relationship which is shared in the poem written by Ted Hughes. अब therefore, the poet here in the poem wants to tell the reader the importance of living with each other. अब देखो ये जो चीज़ है बहुत ही important है. Apart from poem में अगर बात करूँ, ये जो बात करी गई है importance of living with each other, तो ये हमें practically भी करना चाहिए. और सभी प्यारे बच्चों 11th क्लास के ये लेसन है जो आपको literally अपनी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करना चाहिए और अपने अंदर inculcate करना चाहिए. That is importance of living with each other and of course loving each other. Why living with each other? Because man is considered a social being. और इसीलिए वी आर मेंट टू लिव इन सोसाइटी बिकॉज हम सोशल बींग्स हैं, हमें सोसाइटी में रहना. वी आर मेंट टू लिव इन सोसाइटी टू हेल्प ईच अदर, टू शेयर विद ईच अदर, टू केयर ईच अदर एंड ऑफ कोर्स अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, सब चीज़ों को शेयर करने के लिए म्यूचुअली हम ह्यूमन बींग्स क्रिएटेड हैं. सो सेम थिंग यहाँ पर भी बताई गई है, इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग विद ईच अदर. वी आर नॉट एनिमल्स जो हम जंगलों में अकेले अपनी लाइफ सरवाइव कर लें. वी हैव टू लिव इन सोसाइटी और सोसाइटी में हमें सोशल होना बहुत ज़रूरी है. लोगों से बातचीत करना, मिलना, केयर करना, शेयर करना, हर चीज़ बहुत ज़रूरी है. नाउ एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ एंड थिंग्स. हर किसी में एक अपनी यूनिक चीज़ें होती हैं. कोई पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कोई अदर एक्टिविटीज़ में अच्छे होते हैं और कोई किसी तीसरी चीज़ में ही अच्छे होते हैं. सो हर इंसान यूनिक क्वालिटी से ओवर ब्लेस्ड होता है. वी शुड लिव विद ईच अदर एंड ऑलवेज ट्राई टू लेंड अ हेल्पिंग हैंड एंड द अदर शुड ऑल्सो डू द सेम. अब यहाँ पर ये चीज़ क्यों बोली गई है कि हर इंसान यूनिक क्वालिटी से ब्लेस्ड होता है. जो अच्छाई मुझ में हो सकता है वो सामने वाले में ना हो, सामने वाले में कुछ इतनी अच्छाई होगी, हो सकता है वो मेरे में ना हो. तो म्यूचुअल रिलेशन जब बनता है इससे ओवरऑल डेवलपमेंट होता है. किसी की अच्छाई हम ले लेते हैं, हमारी अच्छाई कोई ले, तो इस तरीके से एवरीथिंग डेवलप हो जाती है. और इसीलिए यहाँ पर ये बोला गया है वी शुड लिव विद ईच अदर एंड ऑलवेज, हमें हमेशा दूसरों के साथ रहना चाहिए और हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों की मदद करें जितनी ज़्यादा हो सके और जहाँ जहाँ पे पॉसिबल हो सके. इससे क्या होगा इन रिटर्न, बिकॉज ये म्यूचुअल रिलेशन है, गिव एंड टेक का बहुत सिंपल रिलेशन है. जितना हम देंगे उतना हमें मिलेगा. व्हाट यू सो यू रीप, जो बोगे वही आपको मिलेगा. फाइन. सो इट इज़ ऑल अबाउट ऑलवेज लेंडिंग अ हेल्पिंग hand and the others will also do the same. तो इतने moral, इतने beautiful, inspiring words के साथ हम समझते हैं अब theme of the poem. Now, let's immediately read with the theme of the poem. In the poem Laburnum Top, the poet Ted Hughes talks about the mutual relationship of a laburnum tree and a goldfinch bird which has built a nest in it. Now the main theme, a mutual relationship, क्यों? It helps for the mutual benefit. अब हमने म्यूचुअल रिलेशन क्यों बनाया? आपको नीड थी इंग्लिश पढ़ने की और मेरे को इंग्लिश आती है 11th क्लास की, 12th की भी आती है, बट मैं अभी आपको 11th पढ़ा रही हूँ. तो मुझे पढ़ाना था, आपको पढ़ना था, तो एक म्यूचुअल रिलेशन हो गया, आपसी तालमेल हो गया. अब ये किसके लिए हुआ? तो मेजर पर्पस क्या है? म्यूचुअल बेनिफिट का. कहीं ना कहीं बेनिफिट होना चाहिए और म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाए ही जाते हैं बेनिफिट की वजह से. तो आपको बेनिफिट क्या हो? आपको टीचिंग्स मिल गई, आपको लर्निंग्स मिल गई और इन रिटर्न मुझे एक काम मिल गया. ठीक है. सो इट इज The main theme of the poem is mutual benefit. तो जो थीम है जिस पे हमारी पोम फॉलो कर रही है, जिस पे मूव कर रही है, that is mutual benefit. पेड़ और लिबर्नम ट्री और गोल्डफिंच बर्ड में एक म्यूचुअल बेनिफिट, एक म्यूचुअल रिलेशन बनाया उन्होंने, जिसकी वजह से दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हुआ. ट्री को क्या बेनिफिट हुआ? उस लाइफलेस, उस स्टिल साइलेंट, उस डेथ लाइक
ट्री को लाइफ मिल गई, वो अलाइव हो गया, उसमें लाइवलीनेस आ गई। ऑन द अदर साइड जो लाइवली थी, जिनके पास शेल्टर नहीं था, तो उस डेंस ट्री ने उनको शेल्टर दे दी। तो ये इनका भी बेनिफिट हुआ, उनका भी बेनिफिट हुआ। दैट इज ऑल अबाउट म्यूचुअल बेनिफिट। द ट्री विच इज स्टिल इन इट्स पोजीशन comes to life by the chirping and the swift movement of a bird and its chicks। तो क्या बोल रहे हैं, जो पेड़ जो बिल्कुल ही स्टिल था, डेथ लाइक साइलेंट था, comes to life, वो बिल्कुल फुल ऑफ लाइफ हो जाता है by chirping and the swift movement of a bird। chirping चिड़ियों की चहचहाट की वजह से, जो चिड़ियों के जो बच्चे जो चिक्स चू चू की आवाज करते थे, उसकी वजह से वो पूरा वो चहक उठता था और पेड़ में लाइफ आ जाती थी, वो ट्रेम्बल होता था, वो शेक हो जाता था। अब वो कैसे होता था, वो डीप में हम समरी में समझेंगे। और स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ अ बर्ड एंड इट्स चिक्स, और जो स्विफ्ट वो तेज फुर करके वो जो एक एंड से दूसरे एंड अपने नेस्ट की तरफ आती थी, फीड करती थी और फिर उड़ के चलती, तो उसकी वजह से पूरे पेड़ में हलचल होती थी। तो वो जो दो चीजें थी, उससे पेड़ पूरा लाइफलेस ट्री फुल ऑफ लाइफ हो जाता था। ऑन द अदर हैंड द बर्ड एंड हर यंग वंस गेट स्पेस टू लिव इन, और उसके साथ साथ क्या हुआ, बर्ड और उसके जो यंगर वंस थे, जो उसके चिक्स थे, उनको रहने की अच्छी जगह मिल जाती। सो दिस इज अबाउट द थीम ऑफ द पोम। अब विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल पेनी, लेट्स इमीडिएटली बिगिन विद द समरी ऑफ द चैप्टर। The poem starts with a description। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ लेबर्नम, फिर हम बात करेंगे गोल्डफिंच कैसी है, और फिर म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में, देन डन विद द पोम। बस द पोम स्टार्ट्स विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेबर्नम ट्री whose top, बिकॉज लेबर्नम टॉप टाइटल है। सबसे पहले लेबर्नम के बारे में बताएंगे। हमने समझ चुके हैं शॉर्ट ट्री होता है, शॉर्ट होता है बट एक ह्यूज होता है, मतलब काफ़ी डेंस जो होता है, काफ़ी घना होता है, चौड़ा होता है काफ़ी, बट हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती। अ शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेस, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सी। तो आप जैसा कि ये इमेज में दिख रहे हो कि हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत लंबी नहीं है, बट ये विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, काफ़ी घना येलो कलर का है, राइट। अब इसकी जो हैंगिंग ब्रांचेस होती हैं, जो हम आगे इमेजेस में देखेंगे, और येलो फ्लावर्स जिसमें कि पॉइजनस सीड्स होते हैं जो फैले हुए हो गया, बिकॉज ऑटम स्टार्ट हो गया है, धूप का मौसम स्टार्ट हो गया है। सो स्टार्ट होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेबर्नम ट्री, जिसकी टॉप जो थी, जिसका ये जो टॉप का जो पोर्शन था, इट वाज स्टिल, डेथ लाइक स्टिल था, एज साइलेंट एज एनीथिंग। तो बिल्कुल साइलेंट था, बिल्कुल स्टिल था। इट्स लीव्स हैड टर्न्ड येलो एंड सीड्स हैड फॉलन डाउन। उसकी जो लीव्स हैं वो येलो कलर की हो गई हैं, और उसके जो बीज हैं वो झड़ के गिर चुके हैं। इट वॉज अ डे टाइम इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। अभी सेप्टेम्बर को क्यों हाईलाइट करा, बिकॉज ऑटम ऑटम मंथ की शुरुआत होती है सितंबर से। तो इन द मंथ ऑफ सितंबर जब ऑटम सीजन शुरू होता है, तेज धूप निकलती है, तो उस धूप की वजह से वो पेड़ येलो कलर का हो रहा है, वो येलो, लाइट येलो उसको कन्वर्ट कर रहा है, और उसमें येलो बर्ड, तो ये पूरी येलो येलो थीम चल रही है, राइट। सो इट वाज अ डे टाइम इन द मंथ ऑफ सितंबर when the tree was standing still and death like। तो इस सितंबर के डे टाइम की बात हो रही है, जब ब्लेजिंग हीट थी, चमकती हुई धूप थी, और उसमें जब पेड़ पर लाइट पड़ रही थी, तो उसको और येलो येलो बना रहा था। एंड जो ट्री था, इट वाज स्टैंडिंग स्टिल, वो बिल्कुल स्टिल था, एज लाइक बिल्कुल डेथ लाइक, जैसे डेथ के टाइम पे शांति होती है, जो स्टिलनेस होती है, वो वाली चीज़ उस ट्री के साथ उस समय समझ में आ रही थी। नाउ The lifeless tree becomes alive। अब ये ऐसा भी बोल सकते हो कि अभी जो हमने पढ़ा कि डेथ लाइक ट्री था, फर्स्ट फेज थी, ये सेकंड फेज है, जब उसमें लाइफ आ जाती है, जब ट्री हमारा लाइवली हो जाता है। तो वो कैसे होता है, द लाइफलेस ट्री बिकम्स अलाइव। अब यहाँ पे उसमें लाइफ आ गई, बिकम्स अलाइव बाय द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड। अब जैसे ही उस डेथ लाइक ट्री में गोल्डफिंच बर्ड आती है फुर करके, तो वो हिल जाता है, पेड़ ट्रेम्बल हो जाता है, उसमें मूवमेंट आ जाती है, एकदम से अलाइव हो जाता है। अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड, शी केम टू फीड। और वो क्या करने आती थी, वो अपने बच्चों को दाना देने के लिए आती थी, फीड करने के लिए आती थी। हु आर ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच, उसका नेस्ट कहाँ पर था, एक काफ़ी जो थिक सा, जो काफ़ी ब्रॉड सा उसकी जो ब्रांच थी, उस पर उसका नेस्ट था, और उस नेस्ट में उसके छोटे छोटे से चिक्स थे, काफ़ी सेफ प्लेस था। सॉरी, द ट्री हैज गिवन शेल्टर टू द बर्ड एंड इट्स चिक। और ट्री ने क्या करा,
उस गोल्डफिंच बर्ड और उसके चिक्स को शेल्टर दे दिया, रहने की अच्छी सेफ जगह दे दी। शी अराइव्स एट द एंड ऑफ द ब्रांच विद अ चिर्पिंग साउंड। अब जैसे ही वो पेड़ के अंदर आती थी तो चहचहाट से आती थी, वो चू चू की आवाज करने लग जाती थी, लाइक यस मामा, लाइक मामा हैव कम होम, आई एम हियर बेबीज, ऐसे करते हुए कि बच्चे अब तुम्हारा वेट खत्म हो गया, अब मैं आ गई हूँ तुम्हें फीड करने के लिए। तो वो अपनी अपनी चिर्पिंग साउंड से उस ट्री में ब्रांच के एंड पर आके बैठती थी। So she further moves to the other side of the branch with a rapid and precautionary movement like a lizard. अब वो जब एक एंड से आती थी और फर करके दूसरी एंड पर आती थी, और वो जो दूसरी मूवमेंट में जाती थी अपने नेस्ट, अपने चिक्स के पास जहाँ पे नेस्ट था उनको फीड करने के लिए, तो वो जो उसकी मूवमेंट थी वो कैसी थी, रैपिड और बहुत ही प्रिकॉशनरी मूवमेंट थी कि कहीं इधर उधर कोई चीज़ ना हो जाए, मैं ज़्यादा अगर हिलूँ तो नेस्ट कहीं गिर ना जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, बहुत केयरफुल तरीके से, बहुत ही विजिलेंटली आती थी, प्रिकॉशनरी मूवमेंट जैसा कि लिजार्ड की होती। तो यहाँ पे गोल्डफिंच बर्ड को लिजार्ड के जैसे कंपेयर किया गया। तो जब हम आगे हम लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे तब हम इस चीज को फिर से बात करेंगे ना। गोल्डफिंच का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, स्मॉल सिंगिंग बर्ड विद येलो फेदर्स ऑन इट्स विंग। ये छोटी सी एक येलो कलर की बर्ड होती है जिसके यहाँ पे ब्लैक कलर के फेदर पे ब्लैक कलर होता है, और ये जो बार्ड फेस है, ये जो ब्लैक कलर की जो स्ट्रिप होती है, ये इसकी यूनिक क्वालिटी है, ये इसको यूनिक डिस्क्रिप्शन देती है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा इन द कमिंग पार्ट। Now, as soon as she arrives, her younger ones start chirping like a machine. अब जैसे ही गोल्डफिंच बर्ड एक ब्रांच के एक एंड से दूसरे एंड पे आती है जहाँ पे उनका नेस्ट होता है, उसमें छोटे छोटे चिक्स होते हैं, तो हर यंगर वन स्टार्ट चिर्पिंग लाइक अ मशीन, और वो चू चू की आवाज करने लग जाते हैं जैसे कि मशीन जब कोई स्टार्ट होती है, हम किसी मशीन का स्विच ऑन करते हैं तो वो स्टार्ट होती है, कुछ ना कुछ आवाज प्रोड्यूस करना शुरू करती है। सिमिलरली जैसे ही उनकी मदर गोल्डफिंच बर्ड उनके पास आती है तो वो भी चू चू का साउंड क्रिएट करते हैं लाइक अ मशीन एंड वाइब्रेटिंग एंड फ्लैपिंग देयर विंग्स, और अपने छोटे छोटे से पंख को, अपने परों को वो फ्लैप करना, वाइब्रेट करना, खुशी की वजह से आवाज करते हैं और पंखों को ऐसे करते हैं, लाइक फर्स्ट मी ऐसी वाली कुछ मूवमेंट समझ में आती है। द डेथ लाइक ट्री बिकम्स अलाइव एंड इट ट्रेमल्स एंड शेक्स, और उसकी वजह से वो जो नेस्ट जिसको मशीन बोला गया है, उसकी वजह से ऐसा लगता है वो मशीनरी है जिससे पेड़ स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो फ्लैप कर रही हैं, वो चू चू की आवाज कर रही है, उससे वो जो वहाँ की जो टहनियाँ हैं, जो ब्रांचेस हैं, वो भी मूव होती होंगी जिससे पेड़ पूरा ऐसा झूमता है। तो ऐसा लगता है कि द ट्री ट्रेम्बल्स एंड शेक्स। नाउ आफ्टर फीडिंग देम, और जब उनको फीड कर देती है गोल्डफिंच बर्ड, द मदर गोल्डफिंच बर्ड, उनको फीड करने के बाद शी फ्लाइज टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, वो उड़ के फिर दूसरी साइड पे चली जाती है और वहां से इनफाइनाइट स्काई में चली जाती है। हर डार्क कलर्ड फेस विद द येलो बॉडी वाज barely visible as she vanished behind the yellow leaves। अब जो उसका ब्लैक कलर का जो बार्ड फेस होता है, बार्ड्स क्या होती है, ऐसी ऐसी करके, जो हॉरिजॉन्टली लंबी होती है, वर्टिकली थोड़ी सी इतनी होती है, ऐसे करके ऐसे बना सकते हो, ये ऐसे ब्लैक कलर की बार। अब ये जो बार है वो बीक से लेके और उसके हेड तक ऐसी बनी हुई है जो उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देती है, क्योंकि पूरा पेड़ भी येलो कलर का और बर्ड भी येलो कलर की, तो उसमें दिखती ही नहीं थी। तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि हर डार्क कलर्ड फेस विद द येलो बॉडी, उसका जो डार्क कलर का फेस था, ब्लैक बार जो थी येलो बॉडी के साथ, दैट वॉज बेयरली विजिबल, वो शायद ही दिखती थी वो, एज शी वैनिश्ड बिहाइंड द येलो लीव्स। वो येलो लीव्स जो थी वो पूरा उसको ढक लेती थी और वो उनके पीछे कहीं गायब भी हो जाती, दिखती ही नहीं थी कहाँ पर है। येलो लीव, येलो बर्ड छुप ही जाती थी। शी फ्लू अवे इन द स्काई लीविंग द ट्री डेथ लाइक अगेन। और फिर एंड में क्या होता है, वो जब इनफाइनाइट, यहाँ पे स्काई को इनफाइनाइट बोला गया है, फीड करने के बाद जब वो ब्रांच के अनदर साइड एंड पे चली जाती है, वहाँ से स्काई में इनफाइनाइट में फिर से फ्लाई कर जाती है। तो वो जो ट्री जो फर्स्ट फेस में डेथ लाइक था, जिसमें लाइफ वाई चिरपिंग की वजह से, फ्लैपिंग की वजह से, वो एंड में फिर से डेथ लाइक हो जाता है और यहाँ पे पोम हमारी खत्म होती। तो इट इज रिटन डेथ लाइक अगेन।
तो फर्स्ट फेज डेथ लाइक, सेकेंड फेज में क्या हुआ, ट्री के साथ फुल ऑफ लाइफ, लाइवली हो गया, एनर्जी आ गई उसमें, और थर्ड में जब बर्ड चली गई तो फिर से डेथ लाइक हो गया. सो दिस इज अबाउट द ब्यूटिफुल एंड द शॉर्टेस्ट पोम दैट इज द लिबर्नम टॉप. अब जल्दी से हम कुछ इसके पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं एंड देन कंक्लूड करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहला पोएटिक डिवाइस आता है ऑलिट्रेशन. ऑलिट्रेशन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं पुरानी वीडियोस, पहले की वीडियोस में भी, जिसमें हमने पोम्स को डिस्कस करा था. ऑलिट्रेशन होता क्या है? सो ऑलिट्रेशन क्या होता है, जब किसी वर्ड के सीक्वेंस ऑफ वर्ड या कोई सीरीज ऑफ वर्ड के पहले अल्फाबेट को रिपीट किया जाता है या उसके साउंड को, और वो जो अल्फाबेट है वो वावल नहीं होना चाहिए, वो कॉन्सोनेंट वर्ड होना चाहिए, जैसे कि बी सी डी एफ जी एच ऐसा कुछ वर्ड, और वो रिपीट हो रहा है सीक्वेंस में, तो हम उसको ऑलिट्रेशन बोलते हैं. जल्दी से देखते हैं. occurrence of the same letter or sound at the beginning of the adjacent or closely connected words. For example, September sunlight, suddenness, startlement, the whole tree trembles, और the whistle chirrup whispering. So ये S S S S T T W W इनकी ये जो ऑलिट्रेशन हो रहा है, जो रेपिटेशन हो रहा है, इसको ही हम ऑलिट्रेशन बोलेंगे. अभी हम सब पढ़ चुके हैं सारी चीज. सितंबर सनलाइट क्यों? बिकॉज सितंबर में जो सनलाइट होती है बहुत ही ब्लेजिंग हीट होती है, बहुत ही चमकती हुई धूप होती है. सडननेस, एकदम अचानक से एकदम स्टार्टलमेंट होती है, कोई चीज स्टार्ट हो जाती है, ऐसा लगता है मशीन स्टार्ट हो गई है. पूरा ट्री ट्रेम्बल करता है, पूरा से झूम उठता है, वाइब्रेट हो जाता है. विसल सिर्फ विस्परिंग, ऐसा लगता है कि जो चिड़ियों की जो चू चू की चहचहाट की जो आवाज़ होती है, ऐसा लगता है कुछ कुछ आपस में फुसफुस आ रही है, धीरे धीरे कुछ बोल रही है चू चू करके, तो वो उसकी आवाज़ को बोला गया. नेक्स्ट इज सिमिली. तो सिमिलीज बोल सकते हो या फिर उसको पैरेललिज्म बोला जा सकता है. तो यहाँ पे किसको किससे कंपेयर किया? एज वाइट एज स्नो, एज वाइट एज मिल्क, एज एब्रप्ट एज स्लीक एज लिजर्ड. तो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था जब हम समरी डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर गोल्डफिंच बर्ड को लिजर्ड से कंपेयर किया गया उसकी स्पीड की वजह से, उसकी अलर्ट रहने की नेचर की वजह से, और उसकी शेप, बॉडी शेप की वजह से. वो जैसी स्लीक होती है, पतली सी सिलेंड्रिकल, जैसे फिश की शेप होती है, जैसे लिजर्ड की होती है, जैसे गोल्डफिंच बर्ड की होती है, ऐसे ऐसा और फिर बीच से ऐसा कुछ, लाइक ऐसा कुछ अगर हम बना के दिखाएं, ऐसी कुछ शेप को बताया गया. सो अ फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्विंग द कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद अनदर थिंग ऑफ अ डिफरेंट काइंड व्हिच इज यूज्ड टू मेक अ डिस्क्रिप्शन मोर एम्फैटिक और मोर विविड. एज स्लीक एज अ लिजर्ड. तो जैसे लिजर्ड स्लीक होती है, वैसे ये बर्ड भी बहुत ही स्लीक है. नाउ लेट्स सी विद फ्यू मोर पोएटिक डिवाइसेस. नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? किसी नॉन ह्यूमन चीज को जब हम ह्यूमन एस्पेक्ट दे देते हैं तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है. इसमें पर्सन बना दिया जाता है. The attribution of a personal nature or human characteristics to something non-human. जैसे कि the whole tree trembles and thrills. तो ऐसा लगता है पूरा पेड़ जो है वो कांप उठता है, एनर्जेटिक हो जाता है. तो क्या लिटरली पेड़ कांपेगा क्या? उसको ठंड लग रही थी क्या? क्या वो शिवर कर रहा था? नो, बट इट इज इसको हमने ह्यूमन चीज को, नॉन ह्यूमन चीज को हमने ह्यूमन एस्पेक्ट दिया. तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हमारा क्या यूज हुआ? पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. तो ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? जब एक एडजेक्टिव किसी और की क्वालिटी बताता है, हम इसको कहीं और पर यूज कर रहे हैं. When an adjective usually used to describe one thing is transferred to another, her barred face identity mask. तो उसका जो बार फेस, जो आइडेंटिटी मास्क था, क्या वो ऐसा था कि उसने कोई मास्क लगा के स्पाइडरमैन, बैटमैन बन के आ रही थी? नो, इट वाज नॉट लाइक दैट. वो नेचुरल चीज थी, वो बन ऐसी रही थी जैसा कि उसने मास्क लगाया हुआ है. तो हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है. नेक्स्ट कम्स द मेटाफर. मेटाफर क्या होता है? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड phrase is applied to an object or action to which it is literally not applied, जिसके literally वो applicable नहीं होता. For example, a machine starts up of chittering. तो जो चिक्स की जो चू चू की आवाज थी उसको चिटरिंग्स बोला गया है यहाँ पर. तो ऐसा लगता है कि मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग. तो चिटरिंग की आवाज से कोई मशीन स्टार्टअप होगी. वो जो नेस्ट था वो पूरा स्टार्टअप हो जाता है ऐसा चू 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 की आवाज से. क्या वो मशीन थी, किसी का स्विच ऑन करा और वो स्टार्ट होगी? सो नॉट लाइक दैट, ये मेटाफर है. नेक्स्ट कम्स द इंजन ऑफ अ फैमिली. सो क्या गोल्डफिंच बर्ड, यहाँ पे इंजन किसको बोला गया? गोल्डफिंच बर्ड को, उस मदर बर्ड को बोला गया. तो क्या वो मदर बर्ड
वो इंजन लिटरली में इंजन थी जिसको जो ट्रेन को चला रही थी, कोई ट्रेन नहीं थी, कोई इंजन नहीं था, बट ऐसा माना गया जैसे कि इंजन का जो रोल होता है वो पूरी ट्रेन उस पर डिपेंडेंट रहती है। सिमिलरली जो चिक्स थे अपनी मदर पे डिपेंडेंट थे, वो उनको फीड कर रही थी, उनको नर्चर कर रही थी, उनकी टेक केयर कर रही थी। तो ऐसा लगता था कि शी इज द इंजन, द हेड, द ओनर, द नर्चरर ऑफ द फैमिली। और लास्ट, हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। तो बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क यहाँ पे क्या यूज कर रहा है, अभी हमने पढ़ा था, ये ट्रांसफर्ड एपिथेट भी और ये मेटाफर भी है, बिकॉज हम यहाँ पे क्वालिटी को दूसरी चीज से कंपेयर कर रहे हैं, मास्क वाली चीज हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। नाउ that's all about the poetic devices used in the poem. Let's immediately conclude और देखते हैं कि इसका conclusion क्या है poem का. So to sum up the laburnum top summary, we learn about the mutual and nurturing relationship between the tree and the bird. तो हमने क्या देखा, वो जो beautiful सा जो mutual relation था और nurturing relation था bird और tree के बीच में, and how they both play very crucial, very important role in each other's lives. उन दोनों ने एक दूसरे की लाइफ में कितने important role play करे वो हमने इस पोम में देखा. So this is all about the beautiful, the worth imparting moral and the lesson of the conclusion, that is the laburnum top. Now let's immediately read with the question answers. कुछ question answers discuss करते हैं which are quite important. What do you notice about the beginning and the एंडिंग ऑफ द पोम? तो हमने पोम को डिवाइड करा था 3 फेसेस में. फर्स्ट में हमने देखा डेथ लाइक, फिर से लाइफ हो जाती है, फिर डेथ लाइक हो जाता है. तो जल्दी से उनको हम रीड करके खत्म करते हैं. सो in the beginning of the poem, the laburnum tree is filled with absolute silence on the top. तो ये beginning, between में tree comes to life with the arrival of the goldfinch and the noise made by the young birds. In the end, in the beginning, in the end, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ. प्लीज रेफर, और जो वीडियोस पब्लिक हो चुकी हैं आप उन वीडियोस को देखो, आपको आराम से पता चल जाएगा. ये जो आर्टिकल की वीडियो थी वहां पे मैंने आपको बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंड दी. इट इज जस्ट अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, और द को हमें दी कब बोलना है वो मैं बता चुकी हूँ इन डिटेल. सो प्लीज विजिट दैट वीडियो एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस. नाउ बिगिनिंग में ऐसा हुआ, it was death like, it was absolute silence on the top. Between में क्या हुआ, it comes to life with the arrival of the goldfinch and its noise made by the young birds, chicks जो चूचू की आवाज कर रहे थे. और in the end of the poem the tree is again sinked into silence. और end में फिर से जो tree death like था फिर से silence में डूब जाता है और फिर से death like हो जाता है. तो इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, बट याद रखना 3 phases थी. जो फर्स्ट था वही थर्ड था, और बिगनिंग और बीच का जो फेस था उसमें लाइफ आ जाती है ट्री में. Let's go with the question number 2. To what is the bird's movement compared? What is the basis for the comparison? तो bird के movement को किससे compare किया गया? As sleek, abrupt, alert. ये क्या है? Lizard की qualities भी ऐसे ही होती. तो bird की movement को किससे compare किया गया? Lizard की. और उसका basis क्या है? उसकी जो rapidness, जो abruptness, जो वो vigilant रहती है, careful रहती है, वो सारी चीज़ों की वजह से compare किया गया. जल्दी से पढ़ लेते हैं. In the poem, the bird's movement is compared to the rapid movement of a lizard. The basis for the comparison is there. sleek as a lizard. sleek पतली सी शेप में, स्मूथ, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर रहता है. गोल्डफिंच को देख के बहुत स्मूथ लग रही थी, लिजार्ड भी ऐसे ही होती है, ग्लॉसी, चमकते हैं ये. एंड द एब्रप्ट नेचर, और उनकी जो बहुत ही एब्रप्ट, स्पॉन्टेनियस, बहुत ही क्विक, जो बहुत ही स्पीडी नेचर है, उनकी वजह से ये लिजार्ड को गोल्डफिंच बर्ड से कंपेयर कर रहे हैं. सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर. लेट्स इमीडिएटली मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम? तो आप बताइए आपको क्या लगा. यस, लेट मी स्पीक कि हम सबको क्या अच्छा लगा अबाउट द पोएम. द पोएम इज वेरी सिंपल, एंड व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट द पोएम इज इट्स डिस्क्रिप्शन, इट्स इमेजरी. तो कितने अच्छे से उन्होंने चीज़ों को डिस्क्राइब करा है, और चीज़ों इमेजिनेशन का यूज़ करा है कि इमेजिन करा कि वो एक ट्री है, बर्ड को नेस्ट दे रहा, बर्ड उसको लाइफ दे रही है. तो दैट इज ऑल अबाउट इमेजरी. द पोएट बिल्ड्स अप Ted Hughes here builds an appealing scene using very limited words. बहुत ही कम words का use करके कितने अच्छे से अपील कर रहे हैं. That is the best
part what we personally like from the poem. Now let's go ahead with the last question. What does the phrase her barred face identity mask mean? जिसको हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. The little goldfinch bird is a singing bird. It has black colored strips across its face. Black color की strip है across her face. The bars look like a mask which covers the face, but they help in identifying or recognizing the bird. तो वो जो यूनिक क्वालिटी क्या है, वो पेड़ में से जब वो बाहर आती है देखने के लिए, इनफाइनाइट में जाने के लिए, एवरीथिंग इज ओके नाउ, आई कैन फ्लाई टुवर्ड्स, आई कैन टेक माई फ्लाइट, आई कैन फ्लाई टुवर्ड्स द इनफाइनाइट. तो उस समय जो उसकी ब्लैक कलर की जो बार है, जो स्ट्रिप है उसके फेस पर, वो उसको एक यूनिक आइडेंटिटी देती है, जिसकी वजह से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि हाँ यहाँ पर कोई बर्ड है, और जो अपनी यूनिक रिकग्निशन भी बनाती है, अपनी पहचान बनाती है. सो हेयर वी एंड विद द डिस्कशन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड कंप्लीट डिस्कशन ऑफ द पोम दैट इज लिबर्नम टॉप. सो बिफोर लीविंग आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी कोर्स, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज डू विजिट आवर ऑफिशियल चैनल बाय द नेम www.stepupacdmy.ind.in एंड सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना तो कभी भी नहीं भूलना. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द चैनल.